नमस्कार, मैं हूं नगमा और ये है बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी विवाद पे होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए टाल दी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन की तबीयत खराब है, इसलिए सुनवाई कल तक टाल दी जाए। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाली सुनवाई तक सभी ट्रायल पर रोक लगा दी है। यानी वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई पर रोक लग गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश कल तक जारी न करे। और अब एक और मस्जिद पर विवाद अदालत तक पहुंच गया है। मथुरा की शाही ईदगाह क्या कृष्ण जन्म स्थान पर बनी है? इस मामले पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मथुरा की जिला अदालत ने दे दी है। इससे पहले सितंबर 2020 में एक सिविल अदालत ने यही याचिका खारिज कर दी थी। एक और मस्जिद पर कानूनी झगड़ा शुरू हो गया है। मथुरा की एक जिला अदालत ने एक मुकदमे को मंजूर कर लिया जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग है। यह आरोप है कि वो कृष्ण जन्मभूमि पर बनी है। सितंबर 2020 में बाल देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से उनके निकट मित्रों ने याचिका दायर की। निकट मित्र कानून में उसको कहते हैं जो ऐसे शख्स का नुमाइंदा होता है जो खुद मुकदमा ना लड़ सके। मुकदमा दायर करने वाले पांचों लोग मथुरा निवासी नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण के उपासक होने का दावा करते हैं। ये हैं रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी। इनका दावा है कि जो मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म से 1669 से 1670 में बनी वो कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ। याचिकाकर्ता पूरे 13.37 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि मंदिर परिसर और मस्जिद के मैनेजमेंट ट्रस्ट के बीच 1968 में हुआ समझौता रद्द किया जाए। ये याचिका सितंबर 2020 में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने मथुरा की जिला अदालत में इसे चुनौती दी और आज उसे मंजूरी मिल गई। हमारी याचिका किसी भी डेमोलिशन और रिलोकेशन की नहीं है। हमारी याचिका बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज के लिए है। जो हमने दावा दायर किया है, हमने यही कहते हुए दायर किया है जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो इलीगल है, और कॉम्प्रोमाइज जो इलीगल है तो उसके तहत जो भी प्रॉपर्टियां का आदान प्रदान हुआ है वो गलत है। अब जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने फैसला आने के बाद ये बात कही है कि उनके लिए बड़ी जीत है और इसका मतलब ये है कि इस पूरे मुद्दे पर अब सुनवाई हो सकती है। अब दर्शकों को साफ कर दें कि ये एक पिटिशन की बात हो रही है, एक सूट की बात हो रही है इस पूरे कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर। इसके अलावा कई और दर्जन भर पिटिशंस अलग अलग डिमांड्स को लेकर के भी मथुरा के अलग अलग कोर्ट्स में दर्ज है। हालांकि वकीलों का दावा है कि फिलहाल ये मुद्दा मालिकाना हक का ही है, लेकिन मंदिर प्रबंधन समिति का कहना है कि वो मस्जिद की जगह मंदिर देखना चाहती है। अयोध्या में जो गंगा प्रवाहित हुई थी, गंगा शुरू हुई विकास की, भक्ति की, सनातन धर्म की, वो वाराणसी पहुंच चुकी है। वाराणसी में स्वयं बाबा प्रकट हो गए और वाराणसी है विकास की गंगा मथुरा तक आ गई है। बिल्कुल चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो। मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता है कि मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनी है। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, विदाउट एनी रीजन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन उन्होंने रिवीजन को अलाउ करके कह दिया कि सब लोअर कोर्ट में ये भी मुकदमा चल रहे थे। बेसिस ऑफ द सूट को वो लेकर चले हैं कि बिरला जी ने 13.37 एकड़ जमीन जो खरीदी थी उसी के एक भाग पर ये शाही मस्जिद बनी हुई है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, 13.37 एकड़ से बिल्कुल बाहर शाही मस्जिद है, टुवर्ड्स ईस्ट है। इवन जो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने फाइल किया, जैसे जुगल किशोर बिरला जी ने ट्रस्ट बनाया, प्रॉपर्टी को परचेज किया, उसके टुवर्ड्स ईस्ट में जो बाउंड्रीज दे रखी हैं उस तरफ वक्त प्रॉपर्टी दिखा रखी है। तो हमारा तो कंटेंशन ये था कि साहब ये 13.37 एकड़ का भाग ही नहीं है। अब चूंकि भाग ही नहीं है तो इस संबंध में इन लोगों को कोई भी राइट नहीं है कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी केस ये फाइल कर सके। ये फैसला एक याचिका पर आया है, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद पर मथुरा की निचली अदालतों और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्जन भर से ज्यादा मामले हैं, जिनमें हाल की एक अर्जी शामिल है जो ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह का भी सर्वे करवाना चाहती है। जुलाई में इस याचिका पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। शुरुआत में खबरें थी कि योगी मथुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 18 बार यात्रा की। आज के कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि मथुरा जन्मभूमि अगली अयोध्या बनेगी। ये तो आने वाले कोर्ट के फैसलों के बाद ही पता चल सकेगा। सौरभ गौतम, मथुरा, एनडीटीवी इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू को साल भर जेल काटनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज केस में अपना फैसला सुधारते हुए उन्हें 1 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है, यानी कि सश्रम उनको कारावास झेलनी पड़ेगी। सिद्धू के पास अपील के विकल्प नहीं बचे हैं। गुरुवार सुबह पटियाला में महंगाई के खिलाफ हाथी पर सवार होकर प्रदर्शन कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अंदाजा नहीं रहा होगा कि कहीं दूर धीरे धीरे इंसाफ का चक्का चल रहा है। 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुना दी। पहले जो इनकी जजमेंट आई थी 2 जजमेंट की, उसमें उनको 1000 का सिर्फ फाइन दिया गया था अंडर 323। अब उन्होंने उनको कहा है कि इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इनको 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट जेल जाना पड़ेगा। 34 साल बाद इंसाफ का चक्का सिद्धू को इस मोड़ तक ले आया। 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्किंग के झगड़े में अपने दोस्त के साथ 64 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह की पिटाई कर दी, जिनकी मौत हो गई। 1999 में निचली अदालत ने हालांकि सिद्धू को बरी कर दिया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लापरवाही से मौत का दोषी मानते हुए 2018 में बस 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। लेकिन रिव्यू पिटीशन पर अदालत ने अपना फैसला बदल दिया। अब सिद्धू के पास विकल्प ना के बराबर बचे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना पुराना मामला है जिसमें मामले सब स्पष्ट हो गए थे और स्थिर हो गए थे। उसमें वापस अगर ये सेंटेंस का मुद्दा खुला है तो अपवाद तो निश्चित होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन आई तो क्या तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में संशोधन करने को तैयार होगा? फिलहाल तो क्रिकेट के मैदान से राजनीति की जमीन तक होते हुए सिद्धू को जेल काटनी होगी। ठीक 4 साल 4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार किया है और आदेश में लिखा है कि उसने सिद्धू को 1000 रुपए जुर्माने पर छोड़कर एक गलती की थी, क्योंकि ये पीड़ितों के साथ नाइंसाफी थी। बहरहाल सिद्धू मुश्किलों में है और दूर दूर तक कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 11 साल पहले 16 साल की एक लड़की को नक्सली बताकर मार डाला गया था। पुलिस वालों का दावा था कि झारखंड से आए नक्सलियों के साथ 2 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, लेकिन गांव वालों ने कहा कि उस रात सिर्फ 3 गोलियों की आवाजें आईं। गांव वालों का यह आरोप भी था कि पुलिस वालों ने मीना का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे मार दिया। उस समय की राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए, जिसके आधार पर 3 पुलिस वाले आरोपी बनाए गए। 11 साल तीनों आरोपी पुलिस वाले बरी हो गए, लेकिन अदालत ने कहा कि ये जांच घटिया रही। बलरामपुर के लोंगर टोला में मीना खलखो के घर में बस अब उनकी यादें हैं। 7 जुलाई 2011 को चांदू पुलिस थाना में करचा गांव के पास नक्सलियों से कथित मुठभेड़ का दावा पुलिस वालों ने किया। फिर कहा इसी मुठभेड़ में मीना को गोली लग गई। हंगामा मचा तो सरकार ने 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। अनिता झा की न्यायिक जांच आयोग ने लगभग 4 साल बाद साल 2015 में अपनी जांच रिपोर्ट दी। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि मीना की मौत पुलिस वालों की गोली लगने से हुई। आयोग ने नक्सलियों से मुठभेड़ का दावा भी फर्जी पाया था, जिसके बाद न्यायिक जांच में 42 पुलिस अधिकारियों और जवानों पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। आगे सीआईडी ने जांच की और सिपाही धर्मदत्त धनिया और जीवनलाल रत्नाकर को अपने हथियार से हत्या और थाना प्रभारी निकोदन खेस को झूठे सबूत इकट्ठा करने का आरोपी बनाया। धर्मदत्त एनएसजी में तैनात हैं। जीवनलाल प्रमोशन के बाद हवलदार बन गए। थाना प्रभारी निकोदन खेस की मौत हो गई। अब मीना के परिवार के इंसाफ की आस भी टूट गई है। पुलिस लोग बलात्कार करके हम गोली मार ले है।
बलात्कार हम करला तले कह दिला कि नक्सली रहे मार मुआ के याद आओ थी तबे ने ऐसा हो कि हम बैठ गई इसने रही उधर। अपने सहेली के घर घूमने गई थी, हम लोग सोचे शाम हो गया तो सहेली के यहाँ थी रुक गई होगी तो नहीं आई। दूसरे आदमी हम लोग को बताए कि उसको मार दिए। ऐसे उन लोग बलात्कार करके और मार भी दिए और उसको नक्सली ठहराते हैं। उन लोग गलत काम किए हैं तो उन लोग को तो सजा तो मिलना ही चाहिए। हम लोग के पास तो दरवाजा खटखटाने के लिए रुपया नहीं है। हैरानी यह है कि अदालत ने अपने फैसले में आरोपियों को रिहा तो कर दिया, लेकिन जांच को घटिया बताते हुए कहा इस प्रकरण में विवेचना समय से ही विवेचना कार्यवाही निम्न स्तर की रही है। विवेचना कार्यवाही के दौरान अभियोजन ने यह स्थापित नहीं किया कि मृतका मीना खलको की हत्या आरोपी गण को आवंटित शस्त्र एवं उन्हें प्रदत्त गोली के लगने से हुई है। अभियोजन ने मात्र साक्ष्यों की संख्या को अधिक दर्शाया है, परंतु विवेचना के दौरान कथित अपराधों से संबंधित तथ्यों को स्थापित करने में वो पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की लापरवाही के कारण इस प्रकरण में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव रहा, जिससे अभियुक्त संदेह के घेरे में आने पर भी दोष सिद्धि की ओर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि संदेह कितना भी गहरा हो वह साक्ष्य का स्थान कभी नहीं ले सकता। मीना खलको प्रकरण जब हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चार्जशीट भी उसी समय हुई, जांच भी उसी समय हुई, तीन जांच, सीआईडी जांच, दंड अधिकारी जांच और न्यायिक जांच। न्यायिक जांच में तो तमाम चीजें निकल कर आ गई। उसके बाद भी हमारी सरकार की प्राथमिकता सबको न्याय दिलाने की है। अगर इसके बाद भी कोई कमी बच जाती है तो उसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। सरकार कह रही है 3 जांच हो गई, अदालत ने जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा संदेह है लेकिन जांच एजेंसी साक्ष्य नहीं जुटा पाई। अजीब बात है ना, जिस महकमे पर साक्ष्य जुटाने का जिम्मा है वही कटघरे में है और समाज परिवार को इंतजार है 16 साल की बिटिया के लिए इंसाफ का। रायपुर से जुल्फिकार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और आज भारत में पहली बार 5G कॉल की कामयाब टेस्टिंग हुई है। आईआईटी मद्रास में भारतीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव की मौजूदगी में ये सफल परीक्षण हुआ। 5G का ये पूरा नेटवर्क भारत में ही डिजाइन किया गया है, यानी मेड इन इंडिया की ये कामयाब पहल है। तो इस वक्त इतना ही। नमस्कार।